भारत ने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत है और एससीओ के प्रस्ताव पर भारत अलग रहा। पिछली बार भी जब ईरान पर हमला हुआ था तब संयुक्त राष्ट्र में उसको कंडेम करने की जब बात आई थी तो भारत एब्सटेन रहा था। इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी टूट के कगार पर है और उसका जो पूरा सेहरा है वो मोदी जी के माथे पर बनने वाला है। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये अ, ईरान के पास इतना ज्यादा रिटेलिएट करने की ताकत हो। उनको लगा कि ये तो वेनेजुएला की तरह निपटा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है और ईरान ने कहा नहीं, हमको बात नहीं करना। क्योंकि बात करने के बीच में ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया और बार बार जो बात कह रहे थे वो बात मान भी रहा था ईरान। ऐसा ईरान के पास ऐसा कुछ था नहीं जिसको वो मना कर रहा। तो भारत का प्रधानमंत्री खमेनी के निधन पर शोक व्यक्त नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय शोक नहीं है। वहां की जो 150 बच्चियां मारी गई स्कूल पर हमले में, कोई शब्द नहीं है। भारत के 10,000 नागरिक हैं वहां, उनकी सेफ्टी को लेकर कोई बात नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहां बड़ी संख्या में। जी। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हर कारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी हैं। और हम लोग इस समय जो सबसे बड़ी चीज़ जो चर्चा में पूरी दुनिया में है वो अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया ईरान में, वो वहाँ पर उनके जो राष्ट्र प्रमुख और एक तरह से धार्मिक गुरु खमैनी साहब का जो है वो उनकी हत्या हो गई उसमें। और उसके बाद पूरी दुनिया में वो युद्ध अब फैलता जा रहा है, पूरे मिडल ईस्ट में परेशानी हो रही है और सब तरफ अलग अलग तरह के आकलन लग रहे हैं। युद्ध के समय शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत को सारा धुआं कोहरा, फॉग ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, तो सारी खबरें सारी चीज़ें जो हैं बहुत उलट पलट के आ रही होती है लोगों के पास। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसके बारे में थोड़ा सलीके से बैठ के बात करें, इसमें इस बात को समझने की कोशिश करें, इस युद्ध को अमेरिका ने जो और इजराइल ने जो कुछ किया, वो ईरान के साथ जो हुआ, और उस सब के बीच भारत कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं, ये समझने। तो श्रवण जी, आप की तरफ बताता हूँ, कैसा आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे जन्म को देख। देखिए, जैसा आपने कहा, इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ इस लड़ाई की चर्चा है और इस लड़ाई को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। मतलब यूट्यूब चैनल भरे पड़े हैं, मुख्य धारा के जो चैनल्स अखबार हैं वो खबरों से भरे पड़े हैं। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखें, अमेरिका के अखबार अगर देखें, यूरोप के, सब जगह एक ही चर्चा है। अब मुद्दा क्या है कि क्या हम कुछ नया बता सकते हैं क्या, जो अ, इन सब के पास है, जो बता रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है नया बताने के लिए। हमारे पास एक चीज है कि हम कैसे देखते हैं। जी। मतलब युद्ध को, लड़ाई को भारत में बैठे हुए हमको कैसे देखना चाहिए या देख रहे हैं, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणामों पर हमको क्या सोचना चाहिए। इसके 4 किरदार हैं, 5 किरदार हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड के। एक ट्रंप है, अमेरिका नहीं है, ट्रंप है। जी। जी। एक इजराइल है। इजराइल में हम ये नहीं कह सकते कि नेतन्याहू है, हम इजराइल कह रहे हैं, पर अमेरिका के मामले में ट्रंप कह रहे हैं। जी। तीसरा ईरान है, जी। हम उसको ईरान कह रहे हैं क्योंकि वो पूरा देश है, जी। एज ए कंट्री वो रिएक्ट कर रहा है। जी। चौथा मिस्टर मोदी है, हम उसको भारत नहीं कह रहे हैं जी। कि
हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया, या मोदी जो कर रहे हैं वो भारत कर रहा है। जैसे ट्रंप ने अमेरिका को बंधक बना रखा है, वैसे मोदी जी ने भी बंधक बना रखा है। जी ट्रंप नहीं पूछते अमेरिका से कि मैं क्या करूं, मोदी जी नहीं पूछते संसद से, देश के विपक्ष से, अपनी पार्टी से, संघ से, देश की जनता से कि उनको क्या करना चाहिए। और फिर इसके जो मुख्य भोगी हैं या जो भोग रहे हैं या भोगेंगे, उनमें बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज हैं जो जी मिडिल ईस्ट में हैं, ईरान से लगा के लेबनान तक जो फैला हुआ साम्राज्य है, उसके गल्फ कंट्रीज जिनको कह सकते हैं, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, जो भी मध्य एशिया, जो भी आप कहते हैं, वो तमाम लोग हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली जिन पर चर्चा नहीं हो रही है, और जिनमें उन लोगों की भागीदारी है जो इस युद्ध के में पार्टिसिपेंट हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये बड़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर मोटे तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मान जी में ईरान है। जी भारत ने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत है, जी और एससीओ के प्रस्ताव पर भारत अलग रहा। पिछली बार भी जब ईरान पर हमला हुआ था, तब संयुक्त राष्ट्र में उसको कंडेम करने की जब बात आई थी, तो भारत एब्सटेन रहा था। जी उस पर चर्चा करेंगे बाद में टाइम हुआ तो। दूसरा है ब्रिक्स। ब्रिक्स की चर्चा इसलिए करना चाहिए कि भारत के पास उसकी 2026 की सदारत है। जी ब्रिक्स के प्रमुख देशों में ब्राजील, रशिया और चाइना ने ईरान पर हमले की निंदा की, भारत ने नहीं की। और भी देश जिन्होंने निंदा की ब्रिक्स के। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर रशियन सैटेलाइट्स हैं, जी अगर आप देखें, उनके नाम देखें। जी इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी टूट के कगार पर है, और उसका जो पूरा सेहरा है वो मोदी जी के माथे पर बनने वाला है। तो मैंने जैसा शुरू में कहा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आएगा, हम कैसे देखते हैं इंडिया में बैठे हुए, या मैं इतनी दूर दिल्ली से बैठा हुआ अमेरिका से कैसे देखता हूँ, देखना चाहिए। वो मैंने 4-5 किरदारों का नाम बताया। ट्रंप साहब ने को उम्मीद नहीं थी कि ये रायता इतना फैल जाएगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये अ, ईरान के पास इतना ज्यादा रिटेलिएट करने की ताकत हो। उनको लगा कि ये तो वेनेजुएला की तरह निपटा। पर हुआ क्या, उनको पता ही नहीं था कि इतनी जबरदस्त तैयारी ईरान ने कर रखी है। जी उनके पास इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, स्ट्रेटेजिक द डेप्थ, डेप्थ जो होते जी और पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल कोइजन है टू फेस
मुंह में दे रही हो। ट्रम्प जिस तरह के हैं, बहुत ही हड़बड़ी वाले आदमी। और ईरान का जो रिस्पांस लेवल है, वो अगर अगर आप कल्पना करें कि इराक पर जब हमला हुआ था, अगर गो बैक टू जी 20 years बैक, मोर देन 20 years, उससे डिफरेंट है। जो लेटेस्ट है वो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ये 4-6 सप्ताह चल सकता है और लंबा भी चल सकता है। और जो खबरें हैं सही है गलत हैं पता नहीं, कि अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं है, मिसाइल्स नहीं है या ड्रोन नहीं है या लॉन्चर्स नहीं है। और अमेरिका से जो दूरी है ईरान की, वो समझ लीजिए। और बीच के कई राष्ट्रों ने उनको अपने बेसिस देने से मना कर दिया है। मेरे ख्याल से कुवैत ने भी मना कर। जी तो एक तो बड़ा मामला ये है कि ट्रंप ने ट्रंप निकलना चाहते हैं। अगर आप वो जो वार विशेषज्ञ हैं, युद्ध विशेषज्ञ, सैन्य विशेषज्ञ प्रवीण साहनी, जी उनकी डिबेट सुने तो ट्रंप निकलना चाहते हैं इसमें से। ट्रंप ने कहा भी है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है, और ईरान ने कहा नहीं, हमको बात नहीं करना। क्योंकि बात करते के बीच में ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया और बार बार जो बात कह रहे थे वो बात मान भी रहा था ईरान। ऐसा ईरान के पास ऐसा कुछ था नहीं जिसको वो मना कर रहा। तो ईरान ने जो कहा है कि जो रिएक्शन है, जो खमेनेई की मौत के बाद यूएस हैज स्टेप्ड द ईरानियन पीपुल इन द हार्ट, ये उनकी रिएक्शन है। एंड प्रॉमिस्ड टू स्टॉप देम इन देयर एफर्ट। और वो ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे ज्यादा मजबूत तरीके से। द रिस्पॉन्स वुड बी मच स्ट्रोंगर। जी इसको समझना चाहिए, इसको थोड़ा सा लॉजिक वो समझ जाए कि आपने उनके धार्मिक नेता को मार दिया। धार्मिक नेता मतलब उनके ईश्वर को मार दिया, भगवान को मार, जिसको भगवान मानता। और वो सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया कम्युनिटी को दुनिया इधर। के शियाओं के नेता को मार दिया। अगर आपने फोटो देखे हो कश्मीर के लाल चौक के, या कश्मीर के शियाओं के प्रदर्शन के, हालांकि कश्मीर वैली इज नॉट शिया डोमिनेटेड स्टिल, जी सम पॉकेट्स। या कारगिल में अगर आपने देखा हो, वो पूरा शिया डोमिनेटेड है जी कारगिल, जी है ना। तो वहां पर लद्दाख के 2 जिलों में, एक में बौद्ध डोमिनेशन है, ले लद्दाख ले में, और कारगिल में शिया डोमिनेट। शियाओं का आपने देखा हो कभी? जी या लखनऊ में जो रिएक्शन, तो एक तो ये है कि आपने आपने हमारे धर्म पर हमारे धर्म गुरु को मार दिया। यानी अब हम अपनी पूरी जान देने को तैयार हैं एज ए नेशन। जी वहां पर एक रिवोल्यूशन पनप रहा था, हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, जो मॉडर्निज्म का। जी। और वो जिसने, मतलब अगर वो ग्रो करता, बढ़ता, तो वो हो सकता है कि वो ओवरथ्रो कर देते वहाँ हुकूमत को। अब क्या हो गया कि वहाँ इस्लामिक कंसोलिडेशन और मजबूत हो गया। हार्डकोर ज्यादा वहाँ ताकत के साथ काबिज हो गए। इतने सेक्रीफाइसेस के बाद वहाँ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो अ, चेतावनी दे या धमकी दे या सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ उतरे। तो ये एक तो ये मुद्दा है जो मैंने ट्रम्प साहब का कहा, इजराइल का कहा।
ट्रम्प साहब का कहा और मैंने ईरान का कहा। अब हम इसमें इसमें मोदी साहब को और इजराइल को क्लब करके बात करते हैं, क्योंकि टाइम का फैक्टर रहता है। जी जी हमको ये जानकारी नहीं है कि मोदी साहब को फंसाया गया कि मोदी साहब खुद जाकर फंसे। मोदी साहब जितने बुद्धिमान हैं, भैया बनते हैं बुद्धिमान, वो उनको पता था कि ईरान को लेकर इजराइल में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। ट्रम्प क्या कह रहे हैं ईरान को लेकर, ऐसे टाइम पर वो इजराइल क्यों गए, पहली बात। तो क्या किसी व्यू रचना के तहत उनको वहां रेड कॉर्पेट वेलकम, संसद में उनका उद्बोधन, मेडल। मेडल, सेफ्रॉन कलर में उनकी नेतन्याहू की वाइफ द्वारा अगवानी, और ये तमाम चीजें जो अभूतपूर्व हैं वो हुई। और नेतन्याहू ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं, मेरे भाई हैं। और मोदी जी ने वहां जिस तरह से बर्ताव किया, सर का वहाँ आदरणीय। समर्थन, गजा को लेकर हमास का समर्थन किया। गजा में जो किलिंग्स हुई 75,000 लोगों की, उसका जिक्र तक नहीं किया। उसमें 20,000 बच्चे हैं, 22,000 बच्चे का जिक्र नहीं किया। और अब जो पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं कि लौट आए, उसके बाद वो बूम रैंक कर गई उनकी विजिट है वहां, और पूरी की पूरी प्रधानमंत्री पर हमले चल रहे हैं। जी हमको, मैंने शुरू में कहा कि पता नहीं वो फंसाए गए कि फंसे, कि एप्स्टीन फाइल जो 2017 का इशू है उसको लेकर गए, वो नेतन्याहू को मनाने गए कि वो ट्रंप पर दबाव डालें, इसलिए गए। वो किस काम से गए थे, क्यों, हमको पता नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है देश को कि वो क्यों गए। क्योंकि इसमें एक बात जो जोड़ने की है वो शायद ये भी है कि जो मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था कि कैसे नेतन्याहू ने आके लगभग धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं खुद जाके ये लड़ाई लड़ने वाला हूँ। हाँ, और तो वो भी एक तरह का ब्लैकमेल समझा जा रहा है। और हाँ, तो ट्रंप वो जो ब्लैकमेल हुए, ये इसको लेकर भी बहुत सारे कयास वहां पे लगाए जा रहे हैं अमेरिका में, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि जस्ट पहले एक माइनर का जो बयान एप्स्टीन फाइल्स में आया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे आरोप हैं कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया, एक माइनर ने, और वो बात अब बाहर आने लगी है। तो ये सब कुछ एक साथ भी हो रहा है, वहां भी ये ड्रामा चल रहा है कि जिस समय ये बात आई उसी समय ये हमला किया गया, और वो शायद घबराहट में किया गया या ब्लैकमेल होकर किया गया, ये इसको लेकर काफी गहरी बात। नहीं, घबराहट में नहीं किया, क्योंकि ईरान पर वो पहले भी कर चुके थे, कर चुका था इसराइल। जी और इसराइल का प्रेशर रहा होगा अमेरिका पर, या अमेरिका का प्रेशर रहा होगा, या जो भी है। तो इनका जो परिणाम हुआ कि अगर आप देखें पूरा का मोदी जी की विजिट का, तो जब ये वहां थे, मतलब सऊदी अरब और इसराइल के संबंध बहुत खराब हैं, जी और सऊदी अरब के और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सऊदी। जी पर सऊदी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया आज तक भी इसराइल को। जी और सऊदी जो है मोदी जी का दोस्त रहा है, मतलब हम भारत का। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये इसराइल गए, सऊदी ने इंडिया के मटन को, चिकन को, एग्स पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। ये शुरुआत है कि आपके कारण क्या हुआ, मतलब क्या रिएक्शन। अब इसमें देखिए मोदी जी ने जो
स्ट्रेटेजिकली सही किया या डिप्लोमेटिकली गलत किया, मोदी जी ने यूएई को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, यूएई पर जो इजराइल का हमला हुआ उसको लेकर जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो ईरान को लेकर नहीं दी। ईरान के प्रति तो उन्होंने खमेनी के प्रति भी शोक संदेश नहीं दिया जी। कि राशि, उन्होंने क्या कहा यूएई को लेकर, जिसके बारे में सोनिया गांधी ने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि मतलब ये तो बुनियादी चीज, हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं ये और ईरान के राष्ट्रपति जब पहले मरे थे तब इन्होंने क्या कहा था जी मोदी जी ने, जी spoke with president of UAE, my brother Sheikh Mahmoud bin Zayed Al Nahyan strongly condemned the attack on the UAE. मतलब ईरान के अटैक को कंडेम कर रहे हैं यूएई पर मोदी जी, जी and condoled the loss and lives of those affected. India stands in solidarity with UAE in these difficult times. Thanked him for taking care of Indian community living in the UAE. अब आप सोचिए कि ये स्ट्रेटेजिक है कि क्या है। इसमें एक और चीज भी है जो टकर कार्लसन ने कहा है कि ये हमला जो यूएई में जो हमले हुए हैं वो इजराइल ने करवाए। हाँ, तो हो सकता वो जिस हमले की आप निंदा कर रहे हैं दरअसल वो ईरान ने नहीं कर रहे हैं। तो अभी वही युद्ध की जो फॉग होता है उसमें कोई भी कुछ भी कह सकता है। इससे आप इंडियन एंगल देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री खमेनी के निधन पर शोक व्यक्त नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय शोक नहीं है। वहां की जो 150 बच्चियां मारी गई स्कूल पर हमले में, कोई शब्द नहीं है। भारत के 10,000 नागरिक हैं वहां, उनकी सेफ्टी को लेकर कोई बात नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहां बड़ी संख्या में। जी ईरान के साथ हमारे जो पुराने संबंध हैं ट्रेडिशनल, उनको लेकर कोई बात नहीं। जी कारण अब आई सऊदी यूनाइटेड स्टेट्स एमिरेट में, यूएई में 36 लाख भारतीय हैं, जी हाईएस्ट। टोटल जो 90 लाख के करीब गल्फ में हैं, एक करीब करोड़ सर 97 एक करोड़ के करीब हैं, उनमें 36-37 लाख सिर्फ यूएई में है और सऊदी में सिर्फ 24 लाख हैं। ये दो मेन कंट्रीज हैं। बिल्कुल। उसके बाद के जो देश हैं वहां तो बहुत कम है। अब अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमको यूएई से आते हैं, 20%। बिल्कुल। और उसमें भी पूरा मिडिल ईस्ट जोड़ देंगे तो शायद सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है। हाँ, सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट से आता है। अब आप सोचिए कि आपने क्या किया कि यूएई को क्यों पेम्पर कर रहे हैं आप। रेमिटेंसेस और आपके जो भारतीय हैं वहाँ 35-36-40 लाख, उनको अभी धकियाना शुरू हो जाए वहां से तो आप क्या करेंगे। इजराइल ने तो कहा है हम 50 लाख लोग, 50,000 लोगों को लेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। ये तो 35 लाख लोग हैं, 36 लाख लोग हैं। और रेमिटेंसेस आपके मतलब ऑलरेडी डाउन है अमेरिका से और तमाम जगह से। बिल्कुल। तो ये जो पूरा किस्सा है कि ये एक जो इम्पोर्टेंट खबर है जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका संबंध इस चीज से है कि ये क्यों गए थे। जो सोशल मीडिया में वो ये है कि मोदी जी और इजराइल के बीच में ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर 17 समझौते हुए, 17 एग्रीमेंट्स। जी पर उसमें
ट्रांसफर ऑफ आयरन डोम और आयरन बीम का कोई उल्लेख नहीं है। जी अब ये क्या चीज है, इसको पहले समझें कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि देश में सुदर्शन चक्र की मिशन सुदर्शन चक्र की स्थापना हो रही है। यह मिशन एक पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हमलों को न केवल रोक सकेगा बल्कि उससे कई गुना अधिक हिटबैक भी देगा। और इसकी रिसर्च डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी। ये 2025 को लाल किले से क्या हुआ, ये जो पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली थी इसके आयरन डोम की, ये इजराइल से होने वाली। बिल्कुल। और इसमें जो रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क है वो इजराइल को बाध्य करता है, बाधित करता है कि वो फुल डिजाइन जो है और डाटा जो है सर्विस टेक्नोलॉजी वो यूएस की मंजूरी के बिना ट्रांसफर नहीं करे। और ट्रंप को पूरी जानकारी थी कि मोदी जी इजराइल में हैं और क्या कर रहे हैं। और शायद अपन ने पिछली बातचीत में ये कहा था कि जब इजराइल में मोदी जी संबोधित कर रहे थे तब ट्रंप क्या कह रहे थे वहाँ। जी जो उनका यूनियन का जो एड्रेस है, स्टेट ऑफ यूनियन, जी उसमें क्या कह रहे थे कि मैंने सीज फायर करवाया, परमाणु युद्ध होता, अगर नहीं करवाता रुकवाता 35 लाख लोग मारे जाते, 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। तो निधि जी ये पूरा मामला जो गल्फ का है इसको बस समअप ये करना चाहिए कि दुनिया के लिए ये है कि ये लंबा चलने वाला है और 4-6 सप्ताह भी चला, कच्चे तेल की कीमत 10% बढ़ गई है। जो वो जो रास्ता है खाड़ी का जहाँ से सारे जहाज आते जाते हैं वो सब बंद हो गया है और भारत में बहुत लंबा हाहाकार मचने वाला है। ये भी देखने की बात है कि मोदी जी जब महंगा तेल खरीदेंगे तो उसका वो उसके दाम वो लोगों से वसूलेंगे या जैसे कि मनमोहन सिंह ने उस समय किया था कि खुद सरकार ने वो एब्जॉर्ब कर लिया था वो शॉक। तो क्योंकि जब ये सस्ता तेल खरीदे थे तब तो उन्होंने पास ऑन नहीं किया था फाइबर। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं जी जिन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है इस बारे में, जो एप्स्टीन कांड में फंसे भी हुए हैं और तेल आयात करना उनको है, देश को देना। तो वो अभी तो एप्स्टीन फाइल से देश का तेल निकल रहा है। तो ये जो पूरा है मोदी जी का जो पूरा मामला है ये बूमरैंग कर गया है, मोदी जी फंस गए हैं। और वो अब इसमें से निकल नहीं पाएंगे। अगर आप देखें कि ये जो एप्स्टीन का पूरा इशू था, नरवणे को लेकर जो इशू था, पार्लियामेंट अब 9 तारीख से शुरू होने वाली है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और राहुल का जो अटैक, मोदी जी इजराइल से कमजोर होकर लौटे हैं। बिल्कुल। जो हमको जो कंक्लूजन है कि इजराइल जाने के पहले अगर वो ताकतवर थे, अगर आप अपने दर्शकों से कहें कि वो सिर्फ 4 वीडियोस देखें। पहला वीडियो मोदी जी के जाने का, यात्रा पर निकलने का। दूसरा वो जब लौटे उस क्षण का, उसका भी है, वो कितने किस मुद्रा में है, एयरपोर्ट पर कौन रिसीव कर रहा है। और तीसरा वीडियो जब वो इजराइल में है और भाषण दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। और चौथा ट्रंप जो कह रहे हैं वहाँ स्टेट ऑफ द यूनियन में एड्रेस में, जी आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि ये हम लोग कहाँ कहाँ फंस गए हैं। और ये इससे निकलना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये
खमेनी की जो मौत हुई है ये बड़ी मौत है, और उनकी पत्नी की ने भी दम तोड़ दिया है। शी सकम टू जी इंजरीज, और उनकी बहू और उनकी नातिन और तमाम परिवार के लोग, और वहाँ काफी लोगों की जानें गई हैं ईरान में। अगर आप याद करें तो सलमान रुश्दी पर हमला करने वाला जो आदमी है वो ईरानी है, ईरानी मूल का है मेरे ख्याल से, क्योंकि नहीं, जो फतवा। अच्छा। लेबनीज लेबनीज है, और पर वो प्रोपोगंडा तो पूरी वहां भी उनका भी अलग हाँ, प्रोपोगंडा। फतवा तो ईरान का ही है उनके खिलाफ। फतवा इमाम खुमैनी का था, जो जिसके पोते को अब वापस खमैनाई की जगह पे लाने की बात चल रही है। बात चल रही है। और ये हाँ बिल्कुल। तो तो ये लोग क्या है कि दे आर डिफरेंट। नहीं, उनके पास वो आपके स्ट्रक्चर है वो ऐसा, जैसे कि आप सद्दाम हुसैन को मार के पूरा इराक लगभग खत्म हुआ, या गद्दाफी को मार के नहीं, पूरा इंडिया खत्म कर दिया। और दूसरा ये कि जो रिएक्शन है वो अगर आप पाएं तो शिया सुन्नी डिवाइड की नहीं है बिल्कुल इस मामले में, क्योंकि शिया कंट्रीज बहुत कम हैं जो भी हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। ईरान इज ए शिया नेशन। बिल्कुल। और रेजिम चेंज की भी जो जिस बात को लेकर आपने हमला किया, वो रेजिम चेंज आपने खुद ही जो है उसको कम से कम 10-15 साल और ढकेल दिया, जो कि हो सकता था कि लोग अगर सड़क पे उतरते और लड़ते तो शायद वो आ, बदल सकते थे इन जो धर्म गुरुओं की जो। हाँ, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। पर आपने ही उसको पूरा वो कंसोलिडेट कर दिया कि अब आप जो है उनके शिकंजे से बाहर नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली वही मैंने कहा था शुरू में कि अगर आप कुछ वेट करते, तो वो तैयारी कर रहा था पहलवी का जो बेटा है जी आने की। जी नाउ यू हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिंग। बिल्कुल। तो इफ यू कंपेयर, किसी अगली चर्चा में करेंगे कि बांग्लादेश में ही वेटेड तारिक कि ये जो अपराइजिंग है ये सफल हो जाए। जी देन ही केम आफ्टर सो मेनी इयर्स बिल्कुल। टू बांग्लादेश। जी वहां अगर इस तरह का कोई इंटरवेंशन हो जाता पाकिस्तान का या किसी कंट्री का या ट्रम्प का, तो वहां भी ये चीज हो जाती जो बांग्लादेश में नहीं हुई। तो बांग्लादेश में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। जी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लोगों ने भी वोट दिया और जमात को वोट नहीं दिया। जी आपने क्या किया? ट्रम्प ने थियोक्रेसी को आपने कंसोलिडेट किया, मजबूत किया। एक कंट्री जो अपनी जनता की सहानुभूति खो चुका था, एक रिजीम, खमेनी जनता की सहानुभूति खो चुके थे। इतने ज्यादा वहाँ उस तरह के ओपननेस के खिलाफ रिजीम थे, जी। और कितने बच्चों ने वहाँ शहादत दी, जेलों में गई महिलाएं, या नोबेल प्राइज जिनको मिला उनके खिलाफ जो हुआ। फिल्म मेकर्स, मॉक फिल्म मेकर्स की कहानी लिखने वाले लोग सब, ये जो पूरा एक तरक्की पसंद और एक कल्चरल जो पूरा पक्ष था ईरान का, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा है, मतलब की किताबें और सब कुछ कितना अच्छा है, सुंदर है, वो सब कुछ कटघरे में रहता है वहां पे इस रजीम में। वो सब कुछ बच सकता था अगर अगर आप थोड़ा सा तमीज से पेश आते उनके साथ। तो ट्रम्प ने क्या किया? उनने लोगों को आजाद होने से रोक दिया। जी ट्रम्प ने क्या किया कि भारत में प्रजातंत्र को तानाशाही की तरफ डाल दिया। जी तो ये जो हाँ, मुझे पता नहीं कि वेदर और नॉट आई बीन एबल टू जस्टिफाई द सब्जेक्ट, बट नो नो बिल्कुल सर, ये तो एक लंबी बातचीत है जो कि उसका एक सिलसिला है। पर मुझे लगता है कि हम इस पूरे मसले पर टुकड़े टुकड़ों में ही बात कर सकते हैं। बिल्कुल और हम जो देख रहे हैं युद्ध को एक नजर से, क्योंकि करोड़ों नजरों से इसको देखा जा रहा है, अपराध की, जैसे वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू है, वो उसको युद्ध का अपराधी मान के वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ने उनको अपराधी माना, वो कहीं जा नहीं सकते। कई देशों ने, जैसे स्पेन ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया अमेरिका को जी कि वी विल नॉट अलाउ यू टू यूज अवर बेसिस। हम्म, तो
ये जो है इसके कारण ये पुतिन और नाउ नेतन्याहू दोनों के बारे में ये है कि दे कांट ट्रेवल, उनको वॉर क्रिमिनल, एक को यूक्रेन के कारण, दूसरे को गजा के कारण क्या, और तो हमारे प्रधानमंत्री एक वॉर क्रिमिनल से, मतलब अपराध, गले मिल रहे हैं, उनके भाई बन रहे हैं, उनको तो आदन तो, तो मोदी जी के बाएं हाथ की तरफ नेतन्याहू चिपके हुए हैं और दाहिने हाथ की तरफ पुतिन चिपके हुए हैं, और बीच में से सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है। ये हो गया है। तो हम बातचीत लंबी हो गई है, हम अपनी बातचीत को बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ पर रोकते हैं और आगे फिर हम इस बारे में बात करेंगे। देखना होगा कि किस तरह से ये प्ले आउट करता है, क्योंकि लगातार इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और ये शायद आखिरी में रेखांकित करने वाली बात ये भी कि हम अभी भी ट्रम्प से चिपके हुए हैं, जबकि उसने H1B वीजा पे बहुत बड़ी चोट की, टैरिफ को लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत बड़ी चोट की। और अब जो है गल्फ में 1 करोड़ रोजगार जो भारतीयों को मिले हुए हैं वो भी खतरे में जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह जो है वो ईरान शायद नहीं है, उसकी वजह साफ तौर पे इसराइल और अमेरिका है। नहीं, इसकी पूरी वजह एप्स्टेन फाइल्स हैं। अगर वो नहीं हटती तो हरदीप पुरी साहब का इस्तीफा हो जाता। जी, और इन सारी एक पॉइंट ये भी जोड़ लें कि हो सकता है हरदीप पुरी साहब ने इस्तीफा देने की पेशकश की हो, उनको मना कर दिया गया, डांट जी, दिया गया कि अभी आप बिल्कुल। तो ये आज की बातचीत हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये बातचीत समझ में आई और काम की लगी तो उसको अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। ये लंबी लड़ाई के छोटे छोटे बातें होंगी जो सिलसिला चलता रहेगा, और हम उसको बहुत करीब से देखते रहेंगे और बिना उस शोर से बाहर लाकर रोशनी में देखते हुए उसको। नमस्कार आपका, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।